Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you back in our rapid revision. Here I am CS Sumit Maru with you, जहां पे हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हमारी कॉस्टिंग के पूरे 100% सिलेबस को, जहां पे हम सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, सारी एडजस्टमेंट, सारी एग्जाम ट्रिक्स और सारी एग्जाम ट्रैप्स हम डिस्कस कर रहे हैं. So guys, welcome you back. Here we are there in our day 2. In day 1, guys, we are quickly, it just took me 1 hour, almost 1 hour only, in which we have covered our whole first chapter, which is very much resourceful for your theory question. तो आपको फर्स्ट चैप्टर में से एक theory question तो पक्का आपके लास्ट क्वेश्चन में दिखता ही है 5 मार्क के लिए. तो दोस्तों, अगर आपको बाई चांस पेपर डिफिकल्ट निकलता है, जैसे कि हमारा जैन 26 का पेपर काफी डिफिकल्ट था, तो ऐसे डिफिकल्ट पेपर में आपको क्या संभाल सकता है? थ्योरी. सो प्लीज नेवर एवर इग्नोर एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस. व्हाई? बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा पार्ट आपको कब बचाने आ जाएगा. ओके तो ये एक चीज याद रखना प्लीज, थ्योरी को हम कोई इग्नोर करेंगे नहीं. और सिंपल है, मैंने आई हैव मेड सो ब्यूटीफुल नोट्स फॉर यू. वो नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ो, हर चीज में 3-4 पॉइंट याद रखो. हार्डली 15 पेज में आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का विद कंसेप्ट, विद ऑल थ्योरी रिवीजन खत्म हो जाएगा. सो नाउ टुडे गाइस वी आर बैक विद आवर शेड्यूल एंड टुडे वी आर हैविंग हियर लाइव प्रीमियर फॉर योर चैप्टर नंबर 2, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट. उसी के साथ में दोस्तों, आई नो दैट योर टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई भी चैप्टर लग रहा है कि आपने अच्छे से किया हुआ है, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, डोंट डू इट. पर अगर आपको कोई चैप्टर लग रहा है कि यस उसकी आपको जरूरत है, फटाफट रिवाइज कर सकते हो आप. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ यू, हियर इज अ लिस्ट ऑफ डेट्स व्हेन आई एम गोइंग टू गो लाइव विद इट. अब एक दोस्तों, एक चीज सब बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, सर व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दिस लाइव. सी बच्चों, लाइव नहीं लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मुझे ये टाइम कंस्ट्रेंट रखना है. क्या होता है ना, जब अगर हम लाइव लेंगे ना, तो कोई 2-3 बच्चों की वजह से मेरे बच्चे हुए 100-200 बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है जब मैं वो बात करता हूं. आई डू नॉट वांट दिस. आई वांट दिस टू बी वेरी टाइम क्रिस्प, बिकॉज आपका टाइम, आपका हर एक मिनट बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी डाउट है, सो एवरी 10, 20, 30 आई एम हैविंग लाइव डाउट सेशन ऑन माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन क्विकली जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. मैं हर 10, 20, 30 तारीख को हमारा डाउट सेशन ले रहा हूं. और ज्यादा चाहिए हम और ज्यादा ले लेंगे, नॉट एन इशू विद दैट एट ऑल. वहां पे हम आपके 1-on-1 सारे डाउट क्लियर करूंगा. सिर्फ सारे डाउट नहीं दोस्तों, उसके साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कॉस्टिंग में, कोई भी चीज को लेकर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. Because at the end, I'm going to support you up to your examination and you are going to support me when you are going to have a party. So without wasting any further time, let's start with our beautiful chapter of material cost, because from right now, we get an official entry into costing. Okay? क्योंकि यहाँ पे हम ABC पढ़ना चालू कर रहे हैं कॉस्टिंग का. मटेरियल कॉस्ट, कल करेंगे लेबर कॉस्ट और फिर करेंगे हम ओवरहेड्स. So दोस्तों, सबसे पहले let's quickly see what the point is given here. It's your definition. What gives you as material? See, material means what? एकदम सिंपल. सर कोई भी चीज आप बना रहे हो, कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, तो कोई भी चीजों का इस्तेमाल करोगे आप आपकी चीजों बनाने में वगैरह में, तो वो आपका बन जाएगा मटेरियल. ऑल कमोडिटीज, फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. तो अगर मैं मोबाइल फोन के बारे में बात करूं, तो भैया ये मोबाइल फोन का बैटरी, स्क्रीन, कवर, कैमरा, ये सब मटेरियल बन गया. अगर मैं मेरे क्लासेस के बारे में बात करूं, तो मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मेरा मटेरियल बन जाएगा. अगर आपको मैं प्रिंट आउट दे रहा हूं, तो यस, नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों. हियर फर्दर डायरेक्ट मटेरियल. सी, अब मटेरियल में हम 2 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करेंगे. एक रहेगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, एक रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल. हमने जो बात लास्ट कल भी डिस्कस की थी बच्चों, कि डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल दोस्तों, जो मटेरियल हमारे फिनिश प्रोडक्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है. और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब वो जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, वो इनडायरेक्टली यूज किया गया है. फॉर एग्जांपल, जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मशीन का ऑयल वगैरह होता है, ये सारा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा. सी, हम डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एंड प्रोडक्ट, इकोनॉमिकली फिजिबल. फाइनली आपको दिख जाता है नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल. एकदम सिंपल. तो ये फोन का सब जो जो चीजें दिख रही है अंदर, जो जो चीजें है जिससे ये फिनिश प्रोडक्ट बना है, वो सब डायरेक्ट मटेरियल रहेगा. लेकिन अगर इसमें जो चीजें नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो नहीं है वो कॉस्ट नहीं है, वो लगी नहीं है, वो भी लगी है, लेकिन हमारे फिनिश प्रोडक्ट में वो नहीं दिख रही है, तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा. कीप दिस वेरी क्रिस्टल क्लियर विथ यू. Here, please remember, cost control of material rest in 3 E's. तो अब ये जो मटेरियल आप खरीदने वाले हो, ओके, ये जो भी मटेरियल आप खरीदने वाले हो, इसका अगर आपको कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, जो भी चीजें मैं यूज करने वाला हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे, इसके अगर मुझे कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, तो मुझे 3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा. 3E का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहला मेरा इकोनॉमी, कि मैं ये जो भी मटेरियल खरीद रहा हूं मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये मटेरियल में इकोनॉमिक प्राइसेस पे खरीद रहा हूं, कम से कम प्राइस पे, रिक्वायर्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्राइसेस कम से कम पे मैं खरीद रहा हूं. फर्स्ट ई. सेकंड ई मेरा ध्यान रहेगा कि मशीन, ये मटेरियल को मैं कितने इफिशिएंटली बना रहा हूं.
ओके, इफिशियंसी कि मैंने इसके अंदर कम से कम वेस्टेज वगैरह करने की जगह बेस्ट मैक्सिमम यूज करके उसका पूरा मैं रस निकाल लूं, दैट विल बी फोकस ऑन योर इफिशियंसी, जो कि आपके मटेरियल प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड है, कैसे आप हैंडल कर रहे हो मटेरियल को। और जो हमारा आउटपुट रहेगा दैट शुड बी एज पर स्टैंडर्ड, जहां पे आपका वेस्टेज बिल्कुल होना चाहिए। सो वी वांट दिस 3E। अगर ये तीनों ई पे अगर आपने ध्यान दिया दोस्तों, तीनों ई तीन अलग अलग जगह पे आ रहा है, इनको आपने ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली आपके मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ई फॉर इकोनॉमी फॉर प्रोक्यूरमेंट, इफिशियंसी फॉर प्रोसेसिंग एंड इफेक्टिवनेस इन द आउटपुट। सिंपल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, economy, efficiency, efficient. That's what you are doing. Or effectiveness, sorry, effectiveness. That's what you have to look for. Economy, efficiency, effectiveness. Input, process, output. Come on, repeat with me, guys. Economy, efficiency, effectiveness. Yes. Economy, efficiency, effectiveness for the input, process and output. ये तीन इन पे ध्यान रखोगे, आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। Then coming forward, next is your material control. अब हम ये material control के बारे में बात कर रहे हैं। So systematic control over procurement, ये जो आप खरीद रहे हो, ये जो आप स्टोर करने वाले हो, उसको जो आप यूज करने वाले हो, या मटेरियल जो भी आगे आपके फिनिश प्रोडक्ट तक फ्लो होगा, इन सब में आपको एक सही से कंट्रोल रखोगे तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल कंट्रोल, ताकि आपका ये मटेरियल का वेस्टेज या खराबी या इधर उधर जाना क्या चोरी वगैरह होना कुछ भी ना हो। Okay, so now see the objectives. Sometimes they may ask you question like, what is the objective of material control? Material के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आपके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? अब सी अंडरस्टैंड, अब बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, हम ये जो थ्योरी क्वेश्चन है ना स्किप कर देते हैं। अरे सर क्या ही तो होगा सर, यार चार दो तीन ऑब्जेक्टिव तो हम एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे। यही तो प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूट इज नॉट आस्किंग यू कि डू आप फेकम फाक करो। इंस्टीट्यूट आपको क्लियर कट आंसर पूछ रही, कल जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, हमें फेकम फाक वाला कोई नहीं चाहिए। तो हियर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी वेरी क्लियर। 4 पॉइंट एकदम सिंपल यहाँ पे याद रखो। सबसे पहला, अब ये जो मटेरियल पे हम कंट्रोल रखने का सबसे मेन हमारा एक ही इंटेंशन है सर, ताकि हमारे प्रोडक्शन में कहीं पे भी रुकावट ना आए, मिनिमम इंटरफेरेंस इन आवर प्रोजेक्ट, इन आवर प्रोसेस। नहीं तो क्या होगा, हमारी सारी प्रोसेस, मटेरियल नहीं है तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, सब लोग बैठे टाइम पास कर रहे हैं। सेकेंड, इट्स ऑप्टिमाइज मटेरियल कॉस्ट। अब जब आपके मटेरियल के ऊपर सही कंट्रोल रहेगा, सही पता रहेगा क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, तो आप सही कॉस्ट पे भी ले पाओगे। अर्जेंसी में मटेरियल लेने जाओगे तो महंगा पड़ने वाला है आपको मटेरियल। उसके बाद रिडक्शन इन वेस्टेज। अब यहां पे जो भी अगर आपने सही से प्लान किया तो वेस्टेज आपका कम होगा। सही से प्लान नहीं किया, अचानक सुबह डिजाइन बनाना चालू कर दिया तो वेस्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सही से प्लान नहीं किया, उसके टेस्टिंग नहीं की है। देन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। अब जब आप मटेरियल कंट्रोल सही से रखोगे कि मेरा कब परचेज हो रहा है, कब मटेरियल आ रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कब कहां पे कितना यूज होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप सही रखोगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा प्रोसेस स्मूथ होगा। और अगर ये आपने सही से पूरा प्रोसेस लगाया हुआ है तो आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहेगी। और जब आपके पास मटेरियल की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपका जो मटेरियल का सेलिंग प्राइस है वो भी, जो आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट का प्राइसिंग है, कॉस्टिंग है, वो भी सही आएगा। फर्स्ट एंड देयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम। और इस वजह से आपकी ऑर्डर जो रहेगी वो भी टाइमली कंप्लीट होगी, बिकॉज हमने सब कुछ प्रॉपर प्लान करके रखा। तो वेरी सिंपल, हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। देखो एकदम सिंपल याद रखो, हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं तो ऑर्डर टाइम पे बनेगा, ऑर्डर टाइम पे बनेगा तो प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, ऑर्डर टाइम पे बनेगा, देयर विल बी नो वेस्टेज, मटेरियल कॉस्ट कम रहेगा और हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन भी रहेगी। सिंपल 4 पॉइंट याद रखो, वेरी क्लियर कट आंसर फॉर दिस। यस एवरीवन, कम ऑन गो थ्रू दिस वन क्विकली। अभी उसके बाद सी रीजन फॉर मटेरियल कंट्रोल, क्वालिटी, प्राइस, प्रोडक्शन, स्टॉक होल्डिंग। अब ये आपको दिए ऑब्जेक्टिव्स कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या रही है मटेरियल कंट्रोल के लिए। अब आपके रीजंस क्या हो सकते हैं, जो वही कि आपकी क्वालिटी सही मेंटेन रहे, आपकी प्राइस सही लगती रहे, आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे, विदाउट इंटरप्शन आपका प्रोडक्शन चलता रहे, कहीं पे भी स्टॉक होल्डिंग स्टॉक आउट ना हो जाए, नहीं तो मटेरियल बंद हो जाएगा तो आपका आगे का प्रोडक्शन रुक जाएगा, वेस्टेज कम से कम हो और आपके पास रेगुलर इंफॉर्मेशन रहे। बोथ क्वेश्चंस हैव मोस्ट सिमिलर पॉइंट्स। 4 पॉइंट याद रखो, बात खत्म, मिस कुछ नहीं करना है एग्जाम में, हर एक चीज पढ़ के जाइए, कहीं पे भी कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। ओके, नाउ सी एलिमेंट्स ऑफ योर मटेरियल कंट्रोल। अब ये जब हम मटेरियल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे, हम 3 चीज के बारे में ध्यान रखेंगे वापस। एक तो हम प्रोक्यूरमेंट कंट्रोल रखेंगे कि भैया हम जिससे खरीद रहे हैं वहां पे कंट्रोल रखें, नहीं तो आप बस खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो और कुछ सब पड़ा हुआ है। अब प्रोक्योर तो कर लिया सर, अब हम इसको स्टोर सही तरीके से करेंगे, नहीं तो इधर उधर कहीं पे भी फेंक के रखोगे तो वेस्ट होने वाला है। और स्टोर भी कर लिया सर, तो अब इसको यूज सही तरीके से करोगे। एकदम सिंपल, पूरा लाइन में ही है। पहले हम प्रोक्योर सही जगह से करेंगे, स्टोर सही तरीके से करेंगे और उसको यूज सही जगह से करेंगे। तीनों पे करेक्ट कंट्रोल रहेंगे, आपका मटेरियल कंट्रोल खत्म।
क्या ऑब्जेक्टिव मटेरियल कंट्रोल के? ताकि हमारी प्रोडक्शन ना रुके, हमारा प्रोसेस टाइम पे खत्म हो, हमारी कॉस्टिंग सही रहे, हमारी इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास अवेलेबल रहे और वेस्टेज कहीं पे भी ना हो। सी सिंपल 5 पॉइंट्स एंड योर आंसर इज डन। Then coming to your next part, the next part is your material procurement process, a beautiful process। जब एक बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते, देखो जो छोटा दुकानदार है ना वो तो भैया फोन करेगा और मटेरियल मंगा लेगा, बट जब हम एक कॉर्पोरेट के बारे में बात करते हैं जहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग अप्रूवल्स लगते हैं। ओके, सो अलग अलग अप्रूवल्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब सिंपल है, जैसे अगर मैंने आपसे कुछ खरीदा तो आप मुझे इनवॉइस दोगे, वैसे ही अब ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है अपने आप में मटेरियल को मांग रहे हैं या दे रहे हैं या मंगा रहे हैं, इनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, हाँ भाई हमने मटेरियल मंगाया था। तो ये सब अपने आप में एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं और आगे वाले डिपार्टमेंट को भेजते हैं, जो वो प्रोसेस को आगे परचेस करने की प्रोसेस पूरी करता है। तो सबसे पहले आपको फ्लो याद रखना दोस्तों। सबसे पहले आपका आएगा बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल मतलब क्या? ये आपका इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास 1000 आईफोन की ऑर्डर आई है, तो मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैठेगा और देखिएगा चलो 1000 आईफोन है सर, तो आपको कितना क्या बोलते हैं, आपको कितना बैटरी लगेगा, कितना कैमरा लगेगा, कितना आपको जो भी चीजें अलग अलग, ये सारी अलग अलग चीजें आपको कितनी क्या लगने वाली है, ये आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट तय करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट की ऑर्डर आई है। So they have a clarity about this, so they will be very clearly identifying कि कहां पे कितनी चीज चाहिए। तो वो क्या करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल बनाएगी कि भैया 1000 आईफोन की ऑर्डर आई है, ये मटेरियल इतना इतना हमें चाहिए। देखिए कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड क्वांटिटीज फॉर अ जॉब कैन रिप्लेस एमआरएन। अब देखो इनके पास सारी डिटेल है, इनको पता है हमें क्या बनाना है, तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो एमआरएन को भी रिप्लेस कर सकता है। एमआरएन इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये भी मटेरियल रिक्विजिशन नोट ही है। अब एमआरएन नोट क्या, पहले हम वो जानते हैं फिर देखते हैं हम इसको रिप्लेस क्यों कर सकते हैं। देखो ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। अब देखो कभी कहीं पे प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं है तो सेल्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट जाता है कि देखो भैया 1000 आईफोन की ऑर्डर आई है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, और 1000 आईफोन की ऑर्डर है, ठीक है हमें ये मटेरियल चाहिए। सो वाउचर ऑफ अथॉरिटी टू ड्रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, हमें ये मटेरियल चाहिए और ये मटेरियल की लिस्ट लेके जाते हैं स्टोर के पास। अब अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अगर कहीं पे प्लानिंग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अच्छा खासा बना हुआ है तो वही मटेरियल की लिस्ट दे देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग वालों को पता है ना, उनके पास ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है कि हाँ भैया टम्बलर बनाना है तो कितना प्लास्टिक चाहिए, कितना स्टील चाहिए, कितनी स्ट्रॉ चाहिए, कितना ऊपर का हैंडल चाहिए, जो भी चाहिए। So if you have a good production if engineering or your planning department, तो आपको BOM ही काफी हो जाएगा, क्योंकि that already states all the things of your MRN. So please remember this thing that BOM can replace MRN, but MRN can't replace BOM. Don't worry, we are going to go that point thereafter. अब जब ये स्टोर्स के पास ये लिस्ट आ गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ गई, तो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आ गई, या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट से आ गई, या फिर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ गई। अब ये क्या करेंगे, जाके अपने स्टोर में देखेंगे कि सामान है या नहीं है। सामान नहीं है तो वो क्या करेंगे, एक परचेस रिक्विजिशन बनाएंगे, बोलेंगे परचेस डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट हेड करता है सारी चीज परचेस करने के लिए, भैया हमारे पास ये सामान नहीं है, 1000 आईफोन की ऑर्डर है, फटाफट जाओ लेकर आओ। सो द स्टोर कीपर और द हेड डिपार्टमेंट विल क्रिएट दिस, जो सामान उनके पास नहीं है उसका, कि भैया परचेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया परचेस डिपार्टमेंट आई एम रिक्वेस्टिंग दिस परचेस टू यू, और ये जाके परचेज डिपार्टमेंट को देंगे। परचेज डिपार्टमेंट सबसे एस्टीमेट लेगा वगैरह फाइनल करेगा और अपना क्या बोलते हैं पीओ ऑर्डर देके सबसे गुड्स जो भी वेंडर जिससे फाइनल करना है परचेज ऑर्डर देके उससे फाइनल कर देगा। अब आगे अब ये जो भी फाइनल गुड्स हमारे पास आएंगे, तो जैसे हमारे गेट में आएंगे, हमारा रिसीविंग डिपार्टमेंट या फिर अगर डायरेक्ट स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाए, जिसके पास भी गुड्स जाते हैं, वो एक जीआरएन देंगे, जीआरएन गुड्स रिसीव नोट, कि हाँ भैया हमको इस सेलर से गुड्स रिसीव नोट मिल गया है, और इसकी कॉपीज 4 बनती है, एक तो सामने वाले को देंगे, खुद के पास रखेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट को देंगे, स्टोर्स वाले को देंगे, ताकि पता चले कि हमें ये गुड्स मिल गए। और अब अकाउंट डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, इसके बेसिस पे उनको पेमेंट भी तो देंगे। देन अगर कुछ रिटर्न करना है, स्टोर वालों को लग रहा है अरे नहीं ये तो गलत बैटरी आ गई है, हमने 4000 mAh की मंगाई थी, ये तो 5000 mAh की आ गई है, तो वो रिटर्न कर देते हैं। Okay, so please remember the initial this 5 document name. It's very important in specifically your MCQ cases, guys. See, bill of material आपका बनाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, आपका MRN मटेरियल रिक्विजिशन नंबर आपका बनाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर आपका जो रहेगा नेक्स्ट परचेज रिक्विजिशन नोट, वो आपका स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा, आपका जीआरएन जो भी डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है गुड्स को वो बनाएगा, और MRN जो डिपार्टमेंट रिटर्न दे रहा है गुड्स को वो बनाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस एवरीवन?
सी रीड दिस फटाफट एकदम, एक नीचे का पार्ट पढ़ो देखो। सी अबाउट योर बीओएम प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट, याद रखना। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बीओएम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बॉम्ब याद रखना। बॉम्ब इंजीनियर लोग बना सकते हैं, क्या प्लान किए हुए लोग ही बना सकते हैं। बॉम्ब इंजीनियर लोग या प्लानिंग, हम क्लास में ऐसे याद करते हैं राइट। और हमारा जो एमआरएन है वो हमारा सिंपल भैया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बना सकता है। Then comes here शेड्यूल फॉर अ जॉब, प्री प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन के पहले बनता है। ये क्वांटिटी ड्रॉन, ये कितना चाहिए पिछली बार देखेंगे, वो हिसाब से बताएंगे कि भैया पिछली बार 1000 आईफोन को इतना लगा था, इस बार भी इतना लेकर आ जाओ। इट कैन रिप्लेस एमआरएन, इट कैन, बॉम्ब किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, बीओ है, बट एमआरएन कैन नॉट रेज द बॉम्ब एंड यूज फॉर कोटेशंस टू, इट यूज फॉर ओनली स्टोर्स इश्यूज। ओके, आर यू ऑल क्लियर एवरीवन? यस, रीड दिस पार्ट वंस क्विकली। चलो फटाफट क्लास में मेरे साथ में रिवाइज करना आपको, ये सिर्फ आप मेरा लेक्चर सुनने नहीं आए यहाँ पे दोस्तों। Right, everyone clear? So please remember this thing. Common mistake याद रखना, always bomb can be made by engineers or planning people. MRN will be made by production people. Okay? फर्दर नाउ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अब ये जो भी मटेरियल आपके पास आया है इसको आप कैसे वैल्यू करोगे। ये जो भी मटेरियल हमने लिया है, खरीदा है, परचेस किया है, इसकी आप परचेस प्राइस कैसे तय करोगे, क्या क्या चीजें ये परचेस प्राइस में आप ऐड करोगे और क्या क्या चीजें परचेस प्राइस में से निकाल दोगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी लॉजिकल पार्ट। सबसे पहले बच्चों हमने बचपन से सुना है अगर आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आप इसको डिडक्ट करोगे। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को हम फाइनेंस मानते हैं उसको छोड़ दो, ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट करेंगे क्योंकि हम ट्रेड करने के लिए ही बैठे हैं। इफ यू आर गेटिंग एनी ट्रेड डिस्काउंट प्लीज डिडक्ट इट। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ऑलरेडी डिडक्ट नहीं किया है तो, बट अगर वो ऑलरेडी डिडक्ट किया है तो फिर वापस मत करना, कभी कभी घुमा के देते वो। नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्काउंट, ये आप हमेशा डिस्काउंट ये भी डिडक्ट करोगे आप। फर्दर कैश डिस्काउंट को हम इग्नोर करेंगे। सब्सिडी ग्रांट, देखो हमें बेसिकली देखना है भैया कि इसका जो मटेरियल है ये हमारे पास जब आया तो हमें नेट कॉस्ट कितना देना पड़ा। तो अगर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दो, मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दो। कैश डिस्काउंट मैं नहीं करता हूं क्योंकि वो फाइनेंस में जाता है। ओके, फॉर द सब्सिडी, अब मुझे कोई सब्सिडी मिली तो मेरी कॉस्ट कम हो गई ना, तो वो भी कम कर दो। अगर आपको कॉस्ट सब्सिडी माइनस ऑलरेडी करके दिए तो वापस मत करना, एग्जाम में गड़बड़ कर दो प्रेशर में। उसके बाद रोड टैक्स टोल टैक्स जो लगा है वो ऐड करो ना भैया, या हमें कहीं से मिलने नहीं वाला, या हमारे मटेरियल के प्राइस में ऐड हुआ है। देयर आफ्टर जीएसटी एक्सक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलता है तो हमारी वो कॉस्ट नहीं है। समझो मैंने ये फोन लिया 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर का 18,000 मैंने पे किया है कंपनी वालों को, लेकिन उसका मुझे क्रेडिट मिलने वाला है, मुझे वो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं वापस मिल जाएगा। तो मैं वो 18,000 मेरी कॉस्ट हुई क्या, नहीं, आज मैंने दिया है लेकिन मुझे वापस मिलने वाला है, उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो इन दैट केस यू हैव टू एड इट अप, क्योंकि फिर वो 18,000 मेरी कॉस्ट बन गया। देन आफ्टर कस्टम ड्यूटी ऐड करो। उसके बाद डीमर्ज, डिटेंशन, पेनल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा एबनॉर्मल चीजें दोस्तों, हम एकदम सिंपल याद रखेंगे, नॉर्मल चीजों को कॉस्ट में ऐड करेंगे, एबनॉर्मल चीजों की वजह से हमारी कॉस्ट इन्फ्लेट नहीं होने देंगे, नहीं तो हम कंपटीशन के बाजार में कैसे उतरेंगे। ये दुनिया जहां पे इतनी कंपटीशन है वहां पे अगर आप अपना एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल कॉस्ट आप ऐड कर दोगे तो आप कंपटीशन में कैसे उतर पाओगे, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, एबनॉर्मल चीजों को हम छोड़ देंगे, नॉर्मल चीजों को हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। देन इंश्योरेंस कमीशन ब्रोकरेज ऐड करो, एट दैट मेरा कॉस्ट है ये। कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, अब रिटर्नेबल कंटेनर होता तो वो मुझे पैसा वापस मिलता, पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो वो मेरा कॉस्ट है, राइट। जैसे जोमेटो से अगर आप कोई पार्सल मंगाओ तो आपको कभी कभी कंटेनर चार्जेस लगाते हैं, आपका कॉस्ट बन गया, ऐड करो। कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर एक्सक्लूड ओनली शॉर्टफॉल और रिफंड एडिट। अब अंडरस्टैंड, अब आपको कॉस्ट जो भी है, सी रिटर्नेबल कंटेनर्स है, कंटेनर लेके हम रिटर्न कर रहे हैं तो इस कॉस्ट को हमें नहीं रखना है ऑन, क्योंकि हमें इसको पैसा वापस मिलने वाला है। बाई चांस पैसा नहीं मिलने वाला है या रह गया या कम हो गया, फॉर एग्जांपल समझो मैंने 10 कंटेनर मंगाए थे, 9 कंटेनर वापस कर दिया, एक मुझे मिल नहीं रहा है, घूम गया मेरे पास से, तो उसका कॉस्ट लग जाएगा, तो वो आप ऐड कर देना। एकदम प्योरली फाइनेंशियल मेजर पे जाओ, पैसा लगा तो ऐड करो, नहीं लगा तो हटा दो। देन शॉर्टेज, देखो नॉर्मल है तो एब्जॉर्ब करो, नॉर्मल शॉर्टेज है तो हमारे नीचे वाले यूनिट जो अच्छे बचे हुए वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एबनॉर्मल है तो उसको हमारी कॉस्टिंग पीरियड में हम जाने देंगे। एक मैंने एग्जांपल उसका लिया हुआ आगे, तो आपको वहां पे क्लैरिटी से समझ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐड जीएसटी टू कॉस्ट व्हेन इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल।
Only add GST if credit is not available. Students add GST to cost even when input credit is available. Don't do this. That's one of the mistake which you do here. सिर्फ आप तभी ऐड करोगे जब क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं है. अगर विशाल सर आपको क्रेडिट दे रहे हैं तो भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो? विशाल सर देखेंगे ना यार. विशाल सर क्रेडिट नहीं दे रहे आपको तो फिर ऑब्वियसली आपको ऐड करना पड़ेगा. Remember this. Okay, so remember if you are to simply remember with the mnemonic, DDGG are deducted discount, duty drawback, guarantee grants, ये सब आप माइनस करोगे. CIF कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये जो भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इसकी कस्टम ड्यूटी, उसका इंश्योरेंस, उसका फ्रेट जो भी लगता है वो सब आप ऐड करोगे. PDD always exclude abnormal penalties, demerge, detention. See, you do not need to remember this with mnemonic. It's very logical, simple logical. See, logic से याद रखो, it will be clear to you. But at the same time, try to remember this. नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है. हमें लगता है अरे सर ये तो एग्जाम में देख लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एग्जाम में जाते हो तो वही बड़ी बात हो जाती है. And just imagine, ये क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. Just imagine one single mistake will make your whole question wrong. तो आपका वो क्वेश्चन तो गया, उसके ऊपर जितना टाइम स्पेंड गया वो भी गया. सो एवरी 1 mark losed is 2 marks losed. Right, everyone? So please remember this very clearly. See, I give you one example here. Chemical A costed you 10,000 kg at 10 rupees kg. तो हमें कितना पैसा लगा टोटल? 1 लाख. अब 1 लाख के ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी दी, तो 1 लाख के ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी दी 10,000, वो ऐड कर दिया मैंने. उसके ऊपर हमने फ्रेट दिया, फ्रेट भी दिया, ये भी तो हमारा खर्चा ही है तो हमने वो भी ऐड कर दिया. सो माय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कम्स टू 1,13,840. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? अब हम देख रहे हैं कि कॉस्ट पर केजी क्या आएगा आपका. शॉर्टेज ऑफ 500 केजी विच इज नॉर्मल. वो बोल रहे हैं ये जो शॉर्टेज है 500 केजी का, ये नॉर्मल है, ये सब जगह होता है, तो नॉर्मल है तो हम माइनस करेंगे. तो सी, कॉस्ट केम 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 3840. ओके, और फिर उसके बाद बच्चों अगर हम अभी जो डिटोरेशन है जो नॉर्मल है वो नॉर्मल को माइनस करते हैं, वो माइनस कर दो, और ये 2% डिटोरेशन भी नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल. एबनॉर्मल कुछ भी होता तो हम नहीं करते, नॉर्मल है इसलिए हम कर रहे हैं. सो दिस कम्स टू 1,13,840 डिवाइडेड बाय 9310 kg विच कम्स टू 12.33 kg पर रुपीज 12.33 पर केजी. तो हमने लिया था चाहे 10 रुपए पर केजी में, बट इफेक्टिवली हमको कितने में पड़ा? ये 12.33 पर केजी. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? ICAI regularly ask compute rate per kg after normal shortage प्लस डिटोरेशन प्रोविजन, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया. ऑलवेज नेट ऑफ शॉर्टेज बिफोर डिवाइडिंग बाय टोटल. तो अपने जैसे नॉर्मल शॉर्टेज है तो उसको माइनस करो, एबनॉर्मल है तो माइनस हम नहीं करेंगे नीचे. आर गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर डील्स विथ योर मटेरियल स्टोरेज एंड द रिकॉर्ड्स. Okay, now duties of the storekeeper are nothing but you have to store it. आपको कंट्रोल जनरल क्या स्टोर कीपर का क्या क्या काम है? जो स्टोर कीपर है जो सारे गुड्स को संभाल के रखने वाला है उसका क्या क्या काम है? तो सबसे पहले जनरल कंट्रोल रखेगा, वो सारी चीज सही रहे. सेफ, ये तो एकदम सिंपल लॉजिकल है. सेफ कस्टडी, सही चीज सेफ भी रहे, सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. परचेज करना है तो रिक्विजिशन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया ये नहीं है, जाओ खरीद के आओ. मेंटेन एडुकेट स्टॉक कम हो रहा है तो भी मंगाएगा. इशू मटेरियल, जो भी एमआरएन देंगे उनको मटेरियल इशू करेंगे. और स्टॉक वेरिफिकेशन, और स्टॉक जब आएगा तो वेरीफाई करेगा कि हमने जो मंगाया था वही सही आया नहीं आया. दिस इज ऑल द. तो अगर मैं आपको बात करूं ऊपर जो हमने सारे अलग अलग नोट्स डिस्कस किए, आपकी एमआरएन, बीओएन, परचेज रिक्विजिशन, इनके हर रिलेटेड इसका जो जो काम है वो काम ये करेगा हमारा स्टोर कीपर. ओके, नाउ हियर स्टोर रिकॉर्ड्स 3 फॉर्म्स. अब ये जो स्टोर कीपर है ये जो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड को, 3 फॉर्म से रिकॉर्ड करेगा. सबसे पहला एक सिस्टम रिकॉर्ड करेगा बिन कार्ड्स. जी दोनों भी हमारे बिन कार्ड्स और स्टॉक कंट्रोल कार्ड दोनों भी स्टोर कीपर ही रिकॉर्ड करेगा. पर इसमें डिफरेंट, और स्टोर लेजर जो है देखो वो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होगा वो रिकॉर्ड करेगा. अब ये तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है तो देख लो. पहली तो चीज कंटेंट क्वांटिटी. बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड दोनों में सिर्फ क्वांटिटी है. बिन कार्ड इज बेसिकली जस्ट गोइंग टू क्वांटिटी, कितना है, कितना आया, कितना गया और बैलेंस कितना है, ताकि हमें क्लैरिटी से पता रहे हमेशा हमारे पास कोई भी आइटम का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है. देन यहां पे स्टोर लेजर, ये अकाउंटेंट है. अकाउंटेंट सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करके क्या करेंगे, उनको वैल्यू भी तो चाहिए. पोस्टिंग एट, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन के टाइम करेंगे, बिन कार्ड को अपडेट करेंगे ट्रांजेक्शन के टाइम कि क्या निकाल रहे हैं. ये ट्रांजेक्शन होने के बाद करेंगे स्टॉक कंट्रोल कार्ड में कि कितना आप से गया
और ये भी आफ्टर ट्रांजेक्शन करेंगे। ये समरी लिखेंगे, इनको डिटेल नहीं लिखना है, इनको प्राइस क्वांटिटी की समरी चाहिए। ओके अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अगर आपको होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारा डिपार्टमेंट ए के पास कोई चीज है, हम लेकर गए हैं, डिपार्टमेंट ए बोलता है चलो हम डिपार्टमेंट बी को देंगे, हमें यूज नहीं आ रहा है, पर बिन कार्ड पे ये कहीं पे भी लिखा नहीं आता है, क्योंकि बिन कार्ड तो बिन का कार्ड है ना भैया। यहां से जो लेके जाएगा हमें, हम सिर्फ यहां से जो लेके जाएगा हमें सिर्फ उससे मतलब है। उन्होंने आपस में क्या किया, हमें लेना देना नहीं है, हमारा फोकस है बिन के ऊपर, बिन में जो है हम वो देखेंगे। लेकिन अगर हम स्टोर कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल कार्ड के बारे में बात करें तो यहां पे स्टॉक कंट्रोल है। ए हमने ए को दिया, ए ने बी को दिया, तो वो भी रिकॉर्ड होगा, और ये यहां पे भी कॉस्टिंग में भी वो भी रिकॉर्ड होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी सिंपल 4 पॉइंट डिफरेंशिएशन बिटवीन योर बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? See a shortcut what I have given you here. Bin card will quantity only at store. भैया स्टोर पे कितना क्वांटिटी है, स्टोर लेजर क्वांटिटी प्लस वैल्यू, द डिफरेंस इन दिस टू। और 4 से 5 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि आपके स्टोर कार्ड और बिन स्टॉक कंट्रोल कार्ड, ये स्टोर लेजर या बिन कार्ड में डिफरेंस दो। सिंपल, बिन कार्ड इज क्वांटिटी ओनली केप्ट बाय स्टोर कीपर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस, और सारा चीज अपोजिट वहां पे आपके कॉस्ट लेजर में हो जाएगा, स्टॉक लेजर में। Are you all clear? Okay, then comes your next part, guys. Your inventory control. Okay, अब inventory control a very important part हो here. Many a times आपका जब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आता है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन या कभी कभी एक पूरा केस स्टडी मटेरियल चैप्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, और यहां से आपको बहुत सी बार क्वेश्चन देखने मिलते हैं। Okay, so it's very simple. Understand it with logic again and try to revise it. See, I have made this in a one single simple chart जहां पे आप फटाफट हमेशा रिवाइज कर सकते हो। So now here, the first is reorder level. Understand the meaning of this. Reorder level. ऐसे लेवल जहां पे आके हम हमारे सप्लायर को फोन करके बोलेंगे भैया गुड्स भेज दो। रीऑर्डर लेवल, ऐसी लेवल जहां पे हमारे नए गुड्स ऑर्डर करेंगे। तो कौन सी लेवल पे हम नए गुड्स ऑर्डर करेंगे गाइस? आई एम नॉट गोइंग टू अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ इन दिस बिकॉज़ यू क्विकली रिवाइज द थिंग्स। हमारा क्या करेंगे, हम सिंपल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ले लो कि भैया हम मैक्स टू मैक्स कितना एक दिन में कंज्यूम करते हैं, और मैक्स टू मैक्स हमें लाने कितने दिन लगते हैं। हम एक दिन में 100 kg यूज करते हैं सर, मैक्स टू मैक्स 5 दिन लगते हैं। तो भैया 500 पे जब आएगा तो फोन कर देना, क्योंकि हम खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। ओके या फिर हम इसको और एक फॉर्मूला से ले सकते हैं विच इज मिनिमम लेवल। एक तो हम देखो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम कितना लगेगा, या फिर मिनिमम लेवल, जो भी मिनिमम लेवल है आपका, प्लस एवरेज कंजम्पशन। जो हमें मिनिमम लेवल तो चाहिए ही चाहिए सर, इतना तो हमें लगेगा नहीं वाला है, प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। नाउ सी सिंपल है, फटाक से आपको बता देता हूं दोस्तों। सी हमें कितना लगने वाला है, हमें लगने वाला है 100 kg फॉर 5 days। तो सर 500 पे जब आएगा तब अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे रीऑर्डर लेवल। या फिर अनदर तरीके से बताऊं तो सर हमको 100 तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, 100 तो सर चाहिए ही चाहिए हमेशा, मिनिमम लेवल है हमारा। और उसके ऊपर हमें लगभग 300, लगभग समझो हमें 100 kg लगता है ऑन एन एवरेज। यहाँ पे 100 तो हमने ऑलरेडी लिया था, चलो हम लेते लगभग सर हमें 80 kg लगता है रोज ऑन एन एवरेज, और हमें ऑन एन एवरेज 3 दिन में आता है। तो ये 160 हो गया आपका, 160 सॉरी 240 हो गया आपका। सो 240 प्लस 100 ये हो गया आपका, रीऑर्डर लेवल इज 340। Both the ways. So whatever data is given to you question, do it accordingly. Maximum consumption to maximum lead time, or minimum consumption plus average, plus your average consumption into average lead time. Next, reorder quantity. Understand now. Reorder, बहुत से बच्चे इसमें confusion होता है। Reorder level is a level जहां पे आके आप अपने सप्लायर को फोन करोगे। Reorder quantity is the quantity जो आप सप्लायर से मंगाओगे। So your reorder quantity is going to be your economic order quantity. ओके, इकोनॉमिक क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट कम होती है, सबसे कम होती है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल देयर आफ्टर। अभी आप इससे यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपको एग्जाम में कुछ बोला नहीं गया है तो आप रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही ले लोगे। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज इन ऑल दिस, अगेन आई एम रिपीटिंग। रीऑर्डर लेवल मतलब ये लेवल जहां पे आप फोन लगाओगे, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो आप मंगाओगे, और आप क्वांटिटी तो वही मंगाओगे जो सबसे सस्ती रहेंगी, इसलिए वो रहेगा आपका EOQ। फर्दर मिनिमम स्टॉक लेवल कि भैया मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए, तो हमारा रीऑर्डर लेवल जब आके हम फोन करेंगे, फोन करने के बाद वो ऑन एन एवरेज जितने दिन में लाएंगा और जितने दिन में पहुंचाएगा वो माइनस कर दो। सो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल पर हम फोन करेंगे, नई क्वांटिटी हमारे पास आ भी जाएंगी,
हम मैक्सिमम लेवल देख रहे हैं, रीऑर्डर लेवल पे फोन करेंगे, नई क्वांटिटी हमारे पास आ भी जाएंगी, बट नई क्वांटिटी आने तक कुछ तो कम होगा ना। तो ROL plus ROQ minus minimum consumption to minimum reorder period. Everything is very linked. It should be beautifully be remembered. Just it should be given a 1 hour. But I have to complete this whole chapter in a 1 hour. But no worries. I hope आपका हुआ है. नहीं हुआ तो please come in my doubt session. मैं 100% आपको क्लैरिटी दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है. ओके, वन सेकंड, आई एम रिपीटिंग फॉर द मैक्सिमम. देखो, मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब मैं देख रहा हूं सबसे मिनिमम कितना रहेगा. तो मिनिमम तो मेरा रहेगा सर, मैं जब कॉल करने के बाद जितना भी कम होगा, कम हो जाए, होते जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा. मैक्सिमम सर मेरे कॉल करने के बाद जो भी घुट जाएगा मैक्सिमम होगा, पर कॉल करने के बाद जब तक आने तक थोड़ा तो कुछ कम होगा, तो वो कम हो जाएगा. सो सी, यू कैन रिमेंबर वन मोर वे, अंडरस्टैंड हियर. देखो, ये जो आपका, अगर आपको थोड़ा मैकेनिकली याद करना ही है, तो मैक्सिमम में आपका ये मिनी मिनी यूज हुआ है. मैक्सिमम लेवल में ROL प्लस ROQ माइनस मिनी मिनी. अगेन, कम ऑन, रिपीट विद मी. व्हाट इज मैक्सिमम लेवल गाइस? ROL प्लस ROQ माइनस मिनी मिनी. यस, व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? ROL प्लस ROQ माइनस मिनी मिनी. और वही मैं अगर मेरे रीऑर्डर लेवल के बारे में बात करूं तो मैक्सिमैक्स है. मैं मेरे मिनिमम ऑर्डर लेवल के बारे में बात करूं तो एवरेज एवरेज है. तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमैक्स, मैक्सिमम मिनी मिनी, और मिनिमम में एवरेज एवरेज. सो मिनिमम वाला एवरेज एवरेज की बात करेगा, मैक्सिमम वाला मिनी मिनी की बात करेगा, और रीऑर्डर लेवल आपके मैक्सिमैक्स की बात करेगा. ओके, व्हाट इज एवरेज स्टॉक लेवल? इज नथिंग बट योर मिनिमम लेवल प्लस हाफ इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम अपॉन, एक तो आप इस तरीके से करो, या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन 2, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 बेसिकली. ओके, डेंजर लेवल, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. या कभी कभी क्वेश्चन में वो एवरेज कंजम्पशन की जगह आपको मिनिमम कंजम्पशन भी देते हैं. तो क्वेश्चन में अगर जनरली तो एवरेज कंजम्पशन ही यूज किया जाता है, लेकिन ICAI बोलती है कि कभी कभी अगर आपको मिनिमम भी दिया तो आप वो भी यूज कर सकते हो इनटू इमरजेंसी. तो डेंजर लेवल इमरजेंसी परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे. बफर स्टॉक इज द कॉस्ट स्टॉक विच यू ऑलवेज कीप विथ यू जस्ट एज अ क्वेश्चन. कभी बाय चांस इन एन अनहैपेंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट कभी आपका स्टॉक नहीं आ पाया, so you could use this buffer stock. Okay everyone, just go through all the formula. देखो मैंने आपका ये भी लिख के दिया हुआ आपकी रीऑर्डर लेवल जो है वो मैक्सिमम यूज करेगा, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूज करेगा, मिनिमम लेवल जो आपका एवरेज यूज करेगा, और मैक्सिमम लेवल आपका मिनिमम यूज करेगा. Read this once and read this logic everyone, come on. Yes. Okay, now let's move further. Using average consumption in ROL formula instead of maximum, always double check. आपका ROL फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप प्लीज एवरेज कभी भी यूज मत करना. ओके, मैक्स यूज करो, या फिर अगर आपको एवरेज करना है तो मिनिमम में आप वो ऐड करना. मिनिमम एग्जांपल सी, एंड वन एग्जांपल इज बीन गिवन टू यू. देखो, आपका मैक्सिमम यूजेज इज 75 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम लीड टाइम है 6 वीक्स. सो योर ROL, योर रीऑर्डर लेवल, देखो मैं एक दिन में मैक्सिमम यूज करता हूं 75 यूनिट्स, और मेरा मैक्सिमम लीड टाइम है 6 वीक्स. तो मुझे कब जाके मैं ऑर्डर करूंगा प्लेस? ऑर्डर ROL मेरा मैक्स पे होता है, तो 75 to 60 450 यूनिट्स में मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा. उसके बाद योर मिनिमम लेवल इज व्हाट गाइस? मिनिमम लेवल इज योर ROL रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम में हम क्या करते हैं? एवरेज हम एवरेज लेंगे. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन से एवरेज इज नॉट गिवन टू यू, सो आई एम टेकिंग इट 50 एंड 5. सो यहाँ पे हम 50 into 5 से माइनस कर रहे हैं. सो यू कैन, आई विल जस्ट अपडेट यू इन योर नोट्स, अपडेट योर एवरेज. ओके, एंड मैक्सिमम लेवल के बारे में बात करूं तो इट कम टू योर मिनिमम. सो ये भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा. आई विल अपडेट दिस बोथ द इंफॉर्मेशन देयर, एंड सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. तो हमारा ROL जो आया 450 प्लस 300 जो हमारा ROQ आया माइनस 25 into 4. ये ROQ भी मैं क्वेश्चन में यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी. Are you getting it everyone? Next, the very important and interesting part comes is your EOQ.
Now see, understand one thing. Now here, in your problem with your variable, with your ordering cost is what? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका एक वेरिएबल कॉस्ट है. जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, राइट? और तो अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एक ऑर्डर में हम कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स मंगाते हैं, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कर्व वुड लुक समथिंग लाइक दिस. पहली ऑर्डर में मैंने सर एक यूनिट मंगाया तो हाईएस्ट कॉस्ट आया. सर एक ऑर्डर, जोमेटो के एक ऑर्डर पे मैंने 10 पिज्जा मंगाए तो एक ऑर्डर पे एक पिज्जा मंगाया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरा एक पिज्जा ने लिया. एक ऑर्डर में 10 पिज्जा मंगाए तो जो 100 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट था 10 पिज्जा ने डिवाइड कर दिया, 10 रुपीज ईच हो गया. तो देखो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट इनिशियली आपकी कम होती जाती है. और वही अगर मैं आपकी होल्डिंग कॉस्ट के बारे में बात करूं या मैं आपकी कैरिंग कॉस्ट के बारे में बात करूं तो ये तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. प्रॉब्लम इज व्हाट नाउ, दिस बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. अगर मैं मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर साइज कम करूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, मुझे ज्यादा यूनिट को संभालना पड़ेगा, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं समझूं कि मुझे यूनिट्स कम संभालने हैं तो मैं बार बार ऑर्डर करूंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा. सो आई हैव टू ब्रिंग आउट इट टू सर्टेन स्टेज जहां पे ये हमारा दोनों भी मिला के सबसे कम रहेगा. सो दिस स्टेज वेयर दिस बोथ कॉस्ट इज द इक्वल, जहां पे मेरा होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू और कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट. दिस इज द पॉइंट ऑफ माय EOQ. सो एट EOQ my ordering cost will be equal to carrying cost and therefore my total cost would be minimum. ऐसी लेवल जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम रहेगी. सी दिस इज माय टोटल कॉस्ट कर्व. तो अब देखो टोटल कॉस्ट कर्व सबसे कम कहां पे है, वो लेवल पे जहां पे मेरा ये आपका कैरिंग कॉस्ट और ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम है, इक्वल है, सॉरी, राइट? सो हम अगर ग्राफिकली करें तो सब बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली करना है पेपर के ऊपर तो हम क्या करेंगे सर? सिंपल, √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू योर व्हाट डू से होल्डिंग कॉस्ट अपॉन योर क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन योर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. सी अब 2AO अपॉन C, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ordering cost divided by carrying cost per unit per annum. Now just remember that you take this data very carefully. Okay, अगर आपको डिमांड कभी कभी मंथली दी जाती है, वीकली दी जाती है, आप उसको एनुअली करो बिकॉज दिस फॉर्मूला रिक्वायर्स एनुअल रिक्वायरमेंट ओनली. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पर ऑर्डर लेनी है और कैरिंग कॉस्ट अगर आपको परचेज के परसेंटेज में दिया है तो जो एग्जैक्ट अमाउंट आती है वो आप यहाँ पे लिखोगे. ओके, बिकॉज मेनी टाइम थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक किया जाता है क्वेश्चन ताकि आप इजीली आंसर पे ना आ पाओ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. Right, so see here one example I've given to you. Annual demand is 10,000, ordering cost is 50, carrying cost is 8% of purchase price. Purchase price is 2. So my EOQ comes to 2 into 2 हमेशा रहेगा. Annual demand कितना दोस्तों यहाँ पे 10,000 into मेरा ordering cost कितना है 50 पर ऑर्डर डिवाइड बाय 0.16. 2 मत लेना, 2 का 8% है 0.16. So this comes to under root सारे का आंसर देता हूं मैं. दिस कम्स टू राउंड आई एम राउंडिंग ऑफ हियर 12,000 और वेट अ मिनट, yes, which comes to rounded off अपना rounded off आंसर आता है 2,500 units. So please understand we are going to order 2,500. This is EOQ, economic order quantity. HC order quantity, please guys repeat with me, such order quantity where my holding cost is equal to my or my carrying cost is equal to my ordering cost and my total cost is going to be minimum. अब आपको यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, कभी कभी ऑर्डर, ये तो आपको पूछते हैं EOQ कितना आया, या आपको पूछते कभी कभी हमने कितना ऑर्डर करेंगे हर बार. तो सी हम एवरी टाइम वी आर गोइंग टू ऑर्डर 2,500 बट हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी आर गोइंग टू ऑर्डर. तो देखो ना सर, सिंपल है, हमें हर साल 10,000 यूनिट लगता है, हर बार अगर हम 2,500 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो हमें कितनी ऑर्डर लगेगी पूरे साल में? 4 ऑर्डर्स. एज सिंपल एज दैट. Okay, sometimes they also ask you total cost. So please remember here, total cost is a combination of 3 costs.
वन इज परचेज कॉस्ट, वो एकदम सिंपल रहेगा, जो कि आपका परचेज प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा। दूसरा इज गोइंग टू बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ ऑर्डर, जो भी अपन ने जैसे निकाला, into ordering cost per order. And third is your carrying cost. The carrying cost is going to be your holding cost or carrying cost per unit per annum multiplied by average inventory. Now what is going to be your average inventory? It's going to be EOQ divided by 2. Opening plus closing basically divided by 2. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, टोटल कॉस्ट पूछा तो आप तीनों कॉस्ट को ऐड करके बताओगे। नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा है तो आप आपके टोटल एनुअल डिमांड को डिवाइड बाय ईओक्यू करेंगे, और अगर आपको ईओक्यू पूछा तो आप सिर्फ ईओक्यू निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला से दे दोगे। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सी दैट्स व्हाट इज सेड हियर इन दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Now, then coming towards your next point, guys, everyone, that's your just in time. One of the very important part and important question for your theory answer in the last question. Now, see definition: approach of a zero inventory, material purchased only when needed. See, just in time is very simple. कि भैया हम चीजों को जब ही खरीदेंगे just जब हमें उसकी जरूरत है। Unnecessary चीजों को हम खरीद के नहीं रखेंगे। It operates on a पुल मॉडल rather than पुश मॉडल। पुश मॉडल क्या है? चीजों को खरीद लो, बना दो, बना के रखो, अब सेल्स वालों को बोलो बेचो 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 बेचो। बट जस्ट इन टाइम इज अपोजिट टू दिस। सेल्स वाले जब बोलेंगे तब हम बनाएंगे, और जब बनाएंगे तब हम चीजों को खरीदेंगे। जस्ट इन टाइम मटेरियल परचेज द मटेरियल व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, ऑल्सो कॉल्ड डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम। जैसे मैं आपको बोला पुश सिस्टम नहीं रहेगा। पुश में क्या है? बना दिया भैया अब बेचो। पुल में क्या? हमें चाहिए भैया दो। Are you getting it, everyone? So please remember this thing. Two principles you are going to remember here and explain it further in this particular question. Produce only when required. तो आप प्रोडक्शन ही तब करोगे जब आपको चाहिए। सेल्स वाले बोलेंगे कि भैया 1000 की हमें डिमांड आई है, दो 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 दो, फिर हम लगेंगे प्रोडक्शन करने। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? यस, बिकॉज व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूज इट कैन प्रोड्यूस 10,000 lakh units a day. Yes, they cannot produce it unnecessarily. They will produce only when it is required. Next is deliver only when customer wants. So produce only when customer requires. Deliver, दो पॉइंट हमें हमारे जस्ट इन टाइम में तो चाहिए। कौन से दो पॉइंट चाहिए दोस्तों, मुझे बताओ? Produce when it is required and deliver when customer wants. Repeat with me, guys. Yes, come on. I am listening to you. Produce when customer required. Deliver when customer wants. Produce when customer required. Deliver when customer wants. Yes, are you all clear with this? Then नाउ योर इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। अब इससे जस्ट इन टाइम भी एक इन्वेंट्री को मैनेज करने का तरीका है। वैसे हम इन्वेंट्री को और अच्छी तरीके से क्लासिफाई करने के अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है आप एबीसी एनालिसिस। सी एबीसी एनालिसिस वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इट सेज दैट अगर आप कभी भी कोई भी चीज देखो तो आप देखोगे कि आपके 10% ऑफ आइटम वैल्यू 70%। मतलब हमारे नंबर ऑफ आइटम की अगर बात करूं तो हमारे 10% ऑफ आइटम 70% वैल्यू करते हैं। चलो मैं आपके बारे में बात करता हूं। एक काम करो, आपके कबर्ड ओपन करो और आपके कबर्ड ओपन करके जरा मुझे बताओ कि आपके नंबर ऑफ आइटम, आपका सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है? कपड़ों में है? नहीं, वैल्यू। आई एम आस्किंग वैल्यू, आई एम नॉट आस्किंग यू नंबर। वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू सर हमारे ज्वेलरी के बॉक्स में होगा या फिर आपके कैश बॉक्स में होगा। तो अब देखो नंबर या स्पेस इतनी सी ले रहा है, इतना सा एक ड्रॉवर है, लेकिन पूरे कपबोर्ड जितनी वैल्यू है। सो माय 10% ऑफ आइटम्स आर गोइंग टू गिव मी 70% ऑफ वैल्यू, और उसके ऊपर मेरा फोकस चाहिए। मैं अनदर 20% ऑफ आइटम आर गोइंग टू गिव मी 20% ऑफ वैल्यू। फिर थोड़ा बहुत आप एसेसरीज ले लो, वॉच ले लो, इधर उधर की चीजें ले लो, ओके। एंड देन माय 70% ऑफ आइटम्स, माय ऑल क्लोथिंग जस्ट गिव यू 10% ऑफ वैल्यू। सो ये हम एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हम इन्वेंट्री पे सही से कंट्रोल कर पाए, इन्वेंट्री को हम सही से क्लासीफाई कर पाए, सही से संभाल पाए। तो हमें यहाँ अब जब आपको ये पता है कि 70% ऑफ वैल्यू हैज द 70% ऑफ वैल्यू इज गिवन बाय ओनली 10% ऑफ आइटम्स, आवर मेन फोकस विल बी दिस। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा, हम इनको अल्फा बोल देंगे भैया, फ्यू कॉस्टली वेरी टाइटली कंट्रोल, इनके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस। इनको भैया ड्रॉअर के अंदर लॉक लगा के रखो। बाद में जो रहेंगे सी, वो बाकी हमारे जो रहेंगे वो कॉमन आइटम रहेंगे, जो 20% वैल्यू, तो 20% आइटम 20% वैल्यू दे रहे, जितनी वैल्यू उतनी जगह ले रहे। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी योर नॉन वैल्यू एसेट्स, नॉन टोटल वैल्यू एडेड आइटम्स, या फिर हम बोले टोटल परसेंटेज ऑफ वैल्यू हैविंग आइटम्स।
ओके, अनदर एनालिसिस व्हाट वी कैन डू इज फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग आइटम्स। हमारे इन्वेंटरी के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सी चीजें फास्ट मूविंग है, कौन सी चीजें स्लो मूविंग है और कौन सी चीजें नॉन मूविंग है। मतलब क्या दोस्तों, सर क्या इन्वेंटरी खुद से मूव होती? नहीं, सिर्फ फास्ट मूविंग मतलब जो फटाफट फटाफट आती है, फटाफट सेल भी हो जाती है। ओके, दैट इज फास्ट मूविंग। देन आफ्टर स्लो मूविंग मतलब जो आई थोड़े दिन रहती है फिर कोई लेने आता है उसको। और नॉन मूविंग मतलब बेचारा सालों साल से, महीनों से पड़ा हुआ है, कभी चित एक आध बार कोई तो भी आता है उसको लेने के लिए। तो हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं ताकि हमारा फोकस फास्ट मूविंग पे ज्यादा रहे, स्लो मूविंग पे थोड़ा कम रहे और नॉन मूविंग पे तो बिल्कुल भी ना रहे, उनको हम निकाल ही दें, नेक्स्ट टाइम वापस ना खरीदें। थर्ड इज योर वीडी एनालिसिस, वर्टाइल इनिशियल डिजायरेबल एनालिसिस। हम देखेंगे कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल खाना, सर खाना तो चाहिए ही चाहिए, इसेंशियल। ओके, जो हमारे बेसिक है, इसेंशियल। सर कपड़े, रोटी कपड़ा मकान, सर इसेंशियल ये भी चाहिए सर, बट वाइटल इज बेसिक। पानी तो सर वाइटल इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान सर इसेंशियल्स है। डिजायरेबल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। हाउ गेटिंग इट एवरीवन? सो इसी तरीके से हम इन्वेंटरी में भी देखेंगे कौन सी चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज। तो ऑल द थ्री एनालिसिस एम टुवर्ड्स वन एंड सिंगल थिंग, दैट आपकी जो रिसोर्सेज है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको देती है, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और जो रिसोर्सेज है जो आपको वैल्यू नहीं देती है, जो इन्वेंटरी जो वैल्यू नहीं देती है, उनको आप हटा देना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज योर हाई मीडियम लो वैल्यू इटसेल्फ। इंडिविजुअल कॉस्ट के हिसाब से दोगे। सी आईसीआई गिव्स यू यूनिट्स इनटू कॉस्ट डेटा, आपको देते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं और कितना कॉस्ट है। ओके, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। अब आपको क्या करना होता है, देखो हमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें दिया रहता है कि हमारे पास आइटम ए बी सी डी है, इसके 50 यूनिट है, ये 10 का है, इसके 100 यूनिट है, ये 5 का है, इसके 5 यूनिट है, ये 20 का है, राइट। ऐसे पूरा आपको दिया रहता है। तो हमें क्या करना है, पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है और फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना है कि और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये देखना कितना परसेंटेज ऑफ यूनिट्स है और ये देखना कितना परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट है। एंड इटसेल्फ विल गिव यू एन एबीसी एनालिसिस कि कौन सा कितना कॉस्ट है और कितना आइटम है, ये आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। सी, you have to calculate percentage of units, percentage of cost, and then rank them. Classify them using the cutoffs like 50,000 plus. Always show the ranking table before classification. तो पहले ranking दो कि कौन सा बेस्ट है, कि the most valuable with least quantity, most valuable with least quantity, rank them and classify them. कैटेगरी A, B, C कि 50,000 के ऊपर वाले वैल्यू को हमने A दिया है, 20 से 50 को B दिया है, 20 से कम वाले को हमने C दिया। So one beautiful question of this I am going to take in your top 100 questions guys. ओके, तो ताकि आपको वहां पे हम आ जाएंगे। टॉप 100 क्वेश्चन हम इस तरीके से लेते हैं कि हमारे सिलेबस के 80 to 90% कंसेप्ट कवर हो जाए, ताकि आपके लिए वो ही टॉप 100 लास्ट डे रिवीजन बन जाए, जिसका मैं लास्ट डे रिवीजन कंसेप्ट का भी लेके आता हूं टॉप 50 क्वेश्चन के साथ में। तो वहां पे हम एक अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। हमें पता है ये वाला हम जो पूरा रिवीजन कर रहे हैं, इट्स ऑल फोकस्ड ऑन कंसेप्ट्स, so we don't miss out anything over it. नेक्स्ट इज योर रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस हमारे 3 तरीके के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देख सकते हो, जो आपको बताएगा कि ऑन एन एवरेज आप कोई भी इन्वेंटरी कितने दिन के लिए आपके पास रखते हो। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड, तो आप कितना मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो डिवाइड बाय कितना स्टॉक आप संभाल रहे हो। एवरेज स्टॉक इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये तो बचपन से आपने सीखा है। एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज होल्डिंग इज 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो अगर आपको ये देखना है तो इसको सीधा 365 से डिवाइड कर दो, you'll get in the days. Right everyone, read this once. This will help you for your slow moving and non moving items. आपको पता रहेगा कौन सा चीज कितने दिन आपके पास इन्वेंटरी में रहता है। Are you all clear guys? I hope you all are enjoying this. I'm trying my best कि मैं कम टाइम में सब चीज कैसे कवर करूं। Please guys help me by commenting over this video that how and did you like it or not, because that's the only motivation which is I'm going to have when I'm interacting with you. Okay, next guys, the physical control. अब टू बिन सिस्टम, बिन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। हम क्या करते हैं, फिजिकल कंट्रोल भी हम रखेंगे इन्वेंटरी के ऊपर ताकि कोई चोरी ना कर ले। लार्ज पार्ट यूज फर्स्ट, स्मॉलर पार्ट इज योर ट्रिगर्स फ्रेश ऑर्डर। हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 बिन सिस्टम रखें, एक बिन जो हम पहले पूरा यूज करें और वो जैसे खत्म हो, दूसरा बिन इज द ट्रिगर पॉइंट कि भैया फोन लगाओ और सप्लाई मंगाओ। दूसरे बिन पे पहुंचने के पहले हमें फोन लगाना है। इससे क्या होगा, आपका कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। परपेचुअली, और वी कैन आल्सो गो फॉर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जहां पे अभी क्या होता है, हम कंटिन्यूअस
रिकॉर्ड सिस्टम इज इक्वल टू बिन कार्ड का स्टोर लेजर बैक बाय कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। हम क्या करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक डिपार्टमेंट ही बना देते हैं जो स्टॉक वेरीफाई करती रहती है। स्टॉक वेरीफाई करती मतलब क्या, वो देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स में हमारे जो भी हमारे स्टोर्स लेजर्स हैं उसमें कितना बैलेंस है और आपके पास फिजिकली कितना बैलेंस है, हमेशा कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल बुक्स में तो दिख रहा है मेरे पास 500 आईफोन पड़े हैं स्टॉक में, लेकिन मेरे पास दुकान में आके दिखा मेरे पास 499 है, मतलब एक गायब हुआ है। तो ये तो छोटी दुकानें तो एक ही चीज थी। जब कोई बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे हजारों आइटम्स होते हैं इन्वेंट्री में, तो वहां पे एक डिपार्टमेंट ही होता है जो पूरे साल सिर्फ ये चेक करता रहता है इन्वेंट्री को। तो कभी एक पार्ट को देखेंगे, फिर बी पार्ट को देखेंगे, फिर सी पार्ट को देखेंगे, डी पार्ट को देखेंगे, सब पूरा साल भर वो चेक ही करते रहेंगे। Okay, but when the industry is small, they go for quarterly or half yearly or yearly checks. But when we talk about perpetual inventory system, they go for continuous check throughout the year, 365 days a year. Remember, continuous stock taking will be always big and good than annual stock taking. Why दोस्तों? Because ये आपको हमेशा इनपुट देता रहेगा, आपकी चीजों को हमेशा काउंट में रखेगा, चेक पे रखेगा, ताकि कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो। सी नो प्रोडक्शन शटडाउन, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्टॉक चेकिंग चल रहा है तो कभी भी ऐसा न देखो, साल में एक बार अगर आप इन्वेंट्री ले रहे हो तो आपको सब बंद करना पड़ेगा, ताकि आप आपकी इन्वेंट्री आपके बिल्स की आपके स्टोर लेजर में मैच कर पाओ। अगर प्रोडक्शन चलता रहा तो फिर कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे क्या है, अंदर क्या इतना है, बाहर इशू कितना है, क्या है। पर कंटिन्यूस रहता तो आप क्या करते हो, छोटी 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 चीजें बंद करते हो उस दिन के लिए और कंटिन्यूस चेक करते रहते हो, जिससे आपकी पूरी कंपनी बंद नहीं होती है। फर्दर अर्ली डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन, साल के एंड तक आपको रुकना नहीं पड़ेगा, जहां पे आपको गलती मिले तब तक तो कोई चोरी करके भाग भी गया होगा अपने घर पे, राइट एवरीवन। सो यहां पे कंटिन्यूस आप करते रहोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगी गलतियां। सरप्राइज एलिमेंट्स कंट्रोल पिल्फरेज, और अभी नो वन नोज, ओनली दिस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू नो व्हाट दे आर गोइंग टू चेक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और अ वीक। आपको तो एक दो दिन पहले ही पता चलेगा, तो कोई भी चोरियां हो रही है वो बच जाएंगी, बिकॉज एवरीवन विल बी ऑपरेट कि कब पता हमारे पास चेकिंग करने के लिए आ जाए। एंड फास्टर इंट्रीम अकाउंट्स, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेकिंग होता रहता है तो आपके जो भी इंट्रीम अकाउंट्स बनने हैं, क्वार्टरली हाफ ईयरली स्टेटमेंट्स बनने हैं, वो फटाफट और फास्ट और रिलायबल बनेंगे, क्योंकि आपके पास ये डिपार्टमेंट हमेशा रेडी रहेगा। Okay, so this four are the benefits of your continuous stock taking over your annual stock taking. Just go through with this four benefits, guys. No shutdown, early discrepancy, no surprise check will avoid pilferage, and faster interim accounts. 4 पॉइंट है, इजी पॉइंट है, एग्जाम में फेकम फाक नहीं करना है, चारों पॉइंट अच्छे से याद करो, दैट्स व्हाट यू हैव टू स्टेट देयर। Are you all guys clear, everyone? Now next is your material issue procedure, guys. Now आप मटेरियल जब इशू करोगे, ओनली एमआरएन क्या जगह, एमआरएन जब हमारे पास आएगा तभी स्टोर्स मटेरियल को देगा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन जॉब, अगर आपका मटेरियल हमने दिया था जॉब ए को, ए ने को यूज नहीं, उन्होंने बी को दे दिया, तो ए को मटेरियल ट्रांसफर नोट हमें देंगे, ताकि हम भी अपडेट करें हमारे पास कि भैया ये कॉस्ट ए में ना जोड़े बी में लगाएंगे हम। एंड रिटर्न ऑफ सरप्लस मटेरियल, और जब कभी भी आपके पास कुछ मटेरियल बच गया तो वो भी आप हमको वापस दे दोगे। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का बेसिकली यही काम है, मटेरियल देना, ट्रांसफर होगा तो वो चेक करना और वापस रिटर्न गुड्स लेके अपने पास संभालना। कंफ्यूजिंग मटेरियल ट्रांसफर नोट, सी प्लीज रिमेंबर, जॉब टू जॉब नो स्टोर कॉपी। अब देखो मटेरियल ए से बी को जा रहा है, यहां पे स्टोर को कोई कॉपी नहीं मिल रही है। विथ शॉप क्रेडिट नोट, जॉब टू स्टोर गेट स्टोर कॉपी, अंडरस्टैंड हियर। सी अब देखो मटेरियल ट्रांसफर नोट की 2 कॉपी है, एक कॉस्ट डिपार्टमेंट को जाएंगी और मेकिंग ट्रांसफर को जाएंगी बस। पर अगर वही हम अगर ये स्टोर डेबिट या क्रेडिट नोट के बारे में बात करें, ये स्टोर को भी जाएगी। तो सी स्टोर इज मेनली कंसर्न विद द फिजिकल क्वांटिटी, उनको वो कंसर्न नहीं कि लेजर में क्या हो रहा है, अमाउंट में क्या हो रहा है। तो स्टोर ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, स्टोर का कोई लेना देना नहीं है ना भैया। स्टोर बोलेगा ठीक है कुछ भी करो भाई, तुमको हमने मटेरियल दे दिया, बट कॉस्टिंग में डिफरेंस होगा तो 2 कॉपी बनेगी, एक जिसको दे रहे हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट उसको, और एक हमारे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को जाएगा। लेकिन अगर वो आपका मटेरियल जो भी रिटर्न सरप्लस है, जो आपका शॉप क्रेडिट डेबिट नोट है, इसकी आपको 3 कॉपी जाएगी, स्टोर को भी जाएगी, कॉस्ट डिपार्टमेंट को जाएगी और रिटर्न डिपार्टमेंट को भी जाएगी। Okay, so please remember this, a very key important point which many student loses. See, these are the small point which you are getting clarity about. Okay, और ये छोटी चीजें बहुत सी बार हमारी नॉर्मल डेज में, हमारी नॉर्मल क्लासेस में, हमारी नॉर्मल पढ़ाई में हम मिस कर देते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैं हमेशा मेरी क्लास में बोलता हूं, वेयर इज द कंफ्यूजन देयर इज अ क्वेश्चन। तो कोई भी चीज आपको एक दिन में
बिना कंफ्यूजन के क्लियर किए नहीं जाना, आपको हर एक कंफ्यूजन क्लास का क्लियर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू गाइस। अब आपके मटेरियल इशू को आप कैसे वैल्यू कर पाओगे? सो पे अटेंशन हियर, सी इट्स वेरी सिंपल, व्हाट मेथड यू फॉलो विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन, आपको बस वो फॉलो करना है। द फर्स्ट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड, एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक लॉट, जॉब स्पेसिफिक, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस। सिंपल, जब स्पेसिफिक प्राइस है तो आपको स्पेसिफिक प्राइस दी जाएगी, आप वो यूज करो, बात खत्म कर दो। देन कम्स योर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जस्ट लाइक अ पाइपलाइन, जो पहले आया वो पहले जाएगा। सिंपल, तो हमारे पास जो भी गुड्स पहले आए हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी गुड्स 30 के रेट पे, 40 के रेट पे, 50 के रेट पे, 30 के रेट पे जो पहले आए वो पहले जाएंगे, वो पहले इश्यू होंगे। 40 के रेट पे जो आए फिर वो इश्यू होंगे, 50 के रेट पे जो आए फिर वो इश्यू होंगे। ओके, सो नाउ सी, अब ये एक चीज याद रखना है, अब यहां पे क्या होगा, जो पहले आया, ओल्डेस्ट स्टॉक मूव्स फर्स्ट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। और अगर आपकी प्राइसेस बढ़ रही है 30, 40, 50, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक करंट प्राइस पे रहेगा। एकदम सिंपल याद है, हमेशा एकदम एग्जांपल रखो हमारे सामने, हम क्लास में हमेशा एग्जांपल डिसाइड करते हैं 30, 40, 50, राइट। फीफो यूज किया तो पहले 30 का जाएगा, तो वही 50 का बच गया हमारे पास। 30 का राइजिंग प्राइसेस में 30 का जाएगा, 50 का बच गया, तो जो बचेगा वो आपका करंट प्राइस पे रहेगा। इश्यू होगा जो ओल्ड प्राइस पे रहेगा। यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन के और एडवांटेज डिसएडवांटेज के। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसके अंदर भैया जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में आया है पहले वो जाएगा, जो लेटेस्ट आया है पहले वो जाएगा वापस। 30, 40, 50, 50 आया पहले 50 जाएगा, तो जो इश्यू होगा वो करंट प्राइस पे होगा, और जो इन्वेंटरी पे रहेगा वो पास्ट प्राइस पे रहेगा। बेस स्टॉक मेथड, मिनिमम स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट ओरिजिनल फर्स्ट प्राइस, रेस्ट फीफो लीफो, रेयरली इंडिपेंडेंट कंबाइंड मेथड। अब ये दोनों को कंबाइन करके बेस स्टॉक मेथड भी होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, मिनिमम स्टॉक को हम हमेशा फर्स्ट प्राइस पे रखते हैं, एक कुछ अमाउंट की स्टॉक को, बाद में हम कोई भी एक लीफो या फीफो मेथड को फॉलो करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट, लीफो इज नॉट परमिटेड एज एस्क्यूड, लीफो परमिटेड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट परमिटेड नहीं है एज पर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इंड एस 2 एज वेल। फीफो परमिटेड है, एवरेज कॉस्ट मेथड आपकी परमिटेड है। रिमेंबर दिस, सी आपको मैंने अभी कंपैरिजन मैंने आपको पॉइंट्स में ही समझा दिया, सिंपल। क्या आप याद रखोगे, आप 30, 40, 50 लीफो किया, 30, 40, 50 फीफो किया, प्राइसेस बढ़ रही है, फीफो किया तो पहले क्या होगा, ओल्ड प्राइस पे इश्यू होगा, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी हायर दिखेगी, करंट प्राइस पे दिखेगी। प्राइसिंग प्राइस के केस में मार्केट प्राइस पे दिखेगी, और अपोजिट है तो ये करंट प्राइस पे इश्यू होगा और इन्वेंट्री आपकी पुराने प्राइस पे दिखेंगी। ओके, राइजिंग प्राइस प्रॉफिट शोन, अभी देखो जब आपकी फीफो में आपका इन्वेंट्री का प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे अपोजिट, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा तो प्रॉफिट भी आपका कम दिखेगा। ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल एंड वेरी क्लियर कट, 100% क्लियर कर देना है। एक एग्जांपल लो, इसमें हमेशा एग्जांपल लोगे, हमेशा क्लियर करोगे। अब कभी कभी यहाँ पे आपको वो इन्वेंटरी की वैल्यूएशन भी पूछते हैं, तो एकदम सिंपल है, अगर हम 30, 40, 50 प्राइस है, लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो नीचे वाला चले गया, ऊपर वाले का बच गया, उसका कॉस्ट ले लेना। अगर फीफो है तो ऊपर जगह चले गया, नीचे वाला बच गया, उसकी आप कॉस्ट ले लेना। आर यू गाइस ऑल क्लियर विद दिस एवरीवन? Further, see, there is one tricky examination question that's always asked in your examination. See what's given here. If there is only one purchase and one issue per month, हर महीने में सिर्फ एक परचेज है और एक ही इशू है, with no opening stock, the pricing method becomes irrelevant. भैया जो परचेज किया, फीफो करो या लीफो करो, वही दे रहा है वापस, ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं। So remember this, that is a general MCQ trap, जहां पे आप एग्जाम में गड़बड़ में आंसर में गलती कर सकते हो। Yes everyone, then comes your average price method everyone. Average price आउटकम मेथड जिसे हम बोलते हैं, सिंपल एवरेज करेगी। देखो अब यहाँ पे दो तरीके के एवरेज हो गए, एक होगा आपका सिंपल एवरेज, एक होगा आपका वेटेड एवरेज। अगर मैं सिंपल एवरेज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सी इन केस ऑफ सिंपल एवरेज इट्स वेरी सिंपल, योर सम ऑफ प्राइजेस इनटू नंबर ऑफ लॉट्स, जो भी चीजें खरीदी है क्वांटिटी इनटू प्राइस। लेकिन अगर मैं वेटेड एवरेज के बारे में बात करूं तो समेशन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ओके, हर एक प्राइस इंटू क्वांटिटी, हर एक प्राइस इंटू क्वांटिटी का सबका ऐड करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, ताकि आपको एक एवरेज प्राइस मिले। सिंपल एवरेज में सिंपल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते जाएंगे। ओके, फर्दर कॉमन मिस्टेक व्हाट यू कुड डू हियर इज यूजिंग सिंपल एवरेज व्हेन परचेज लॉट साइज डिफर सिग्निफिकेंटली। वेटेड एवरेज मस्ट बी यूज व्हेनेवर लॉट क्वांटिटीज वेरी। ये मिस्टेक करते हो आप, प्लीज रिमेंबर वेटेड एवरेज हम यूज करेंगे जब आपकी लॉट की क्वांटिटीज अलग अलग है।
मतलब जो भी गुड्स में खरीद रहा हूं, हर लॉट में अगर सेम क्वांटिटी यूज कर रहा हूं, गो फॉर सिंपल एवरेज। हर लॉट में अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग वेट्स है, गो फॉर वेटेड एवरेज। ओके, सी सेम साइज लॉट, go for simple average. Different size lot, go for weighted average, क्योंकि different size है, different weights है, so go for weighted average. Are you all clear everyone? Then your market price method, एक market price, जैसे आपकी ये मेथड है वैसे आपकी market price method भी हो सकती है, which has two options. One is replacement cost. करंट कॉस्ट टू रिप्लेस द आइडेंटिकल मटेरियल रिफ्लेक्ट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आपके प्रोडक्ट को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखते हो, मतलब आपकी जो भी करंट प्राइस है उस पे रखोगे, और रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसकी मटेरियल जो भी प्राइस पे सेल होगी। रिप्लेसमेंट मतलब इसको निकाल के जो नया गुड लाएंगे उसकी प्राइस, तो मार्केट प्राइस हुआ। और रिप्लाइजेबल मतलब भैया उसको बेच के जो भी पैसा मिलेगा। Understand a very key small difference between these two. Again I am repeating for you guys. Replacement मतलब क्या, इसको हटा के जो भी नया लाएंगे उसका कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस हो गया, और रियलाइजेबल मतलब इसको बेचने का ही प्राइस ले लो। नोशनल प्राइस मेथड कैन बी देयर व्हिच कैन बी स्टैंडर्ड प्राइस। आप पहले से एक स्टैंडर्ड प्राइस रख सकते हो, कितना प्राइस हमें रखना है हमने पहले से तय किया हुआ है। ओके, इट्स सिंपल वैल्यूएशन, एड्स कॉस्ट कंट्रोल, तो हमारा एकदम क्लियर, इसमें टेंशन नहीं रहेगा। एक्चुअल से लेना देना ही अभी के लिए, वो वेरिएंस में देखेंगे, हम हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस को ले लेंगे। या फिर इन्फ्लेटेड प्राइस, इशू प्राइस इन्फ्लेट टू कवर नेचुरल लॉस इन वेट। जैसे अगर आपका कोई नेचुरल कोई नॉर्मल लॉस है, नेचुरल लॉस है, कोई नॉर्मल लॉस है आपका, तो हम उसके लिए हमेशा प्राइस को थोड़ा इन्फ्लेट करके लेंगे, हमें पता है ये हमेशा थोड़ा बहुत तो उड़ने वाला है। रीयूज प्राइस फॉर रिजेक्टेड रिप्रोसेस मटेरियल टू पुट इनटू अल्टरनेटिव यूज। हम रिलेवेंट कॉस्टिंग में देखते हैं, अगर ये आपका रीयूज कर रहे हैं, रिजेक्टेड मटेरियल उसको आप यूज कर रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आपका रीयूज प्राइस लेंगे। रिमेंबर मैथड सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्लक्चुएट। देखो आप कौन सी मेथड लोगे, डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रीक्वेंसी में ले रहे हो, कितने प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, कब कब इशू कर रहे हो, कॉस्टिंग का क्या नेचर है, बिजनेस का क्या नेचर है, मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है। सो देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल फैक्टर व्हिच आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड कि आपने इन सब में से कौन सी मेथड को चूज करना है। कौन से फैक्टर रहेंगे, प्राइस फ्लक्चुएशन, इशू, आप कब कब इशू कर रहे हो, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है। 3-4 पॉइंट सिंपल याद रखो, राइट। वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न एंड शॉर्टेजेस। नाउ सी हियर गाइस, जस्ट अ मिनट, या मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। अगर आपने आपका मटेरियल वेंडर को रिटर्न कर दिया, आइडियली स्टोर लेजर प्राइस, प्रैक्टिकली इनवॉइस प्राइस। सिंपल देखो, हमने जो भी मटेरियल खरीदा वापस रिटर्न कर दिया, तो जो भी आपकी स्टोर लेजर प्राइस है उसके ऊपर आप वापस उसको रिटर्न को डाल दो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, हमने डिपार्टमेंट ने लिया था, स्टोर को वापस कर दिया, बचा हुआ एक्स्ट्रा, एंटर्ड इन रिसीट कॉलम एट ओरिजिनल इशू प्राइस। सिंपल, तो जो प्राइस पे इशू किया था वही प्राइस पे वापस ले लो। शॉर्टेज फाउंड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, हमने लाया था 1000 बट अभी निकला सिर्फ 950, एंटर्ड इन इशू कॉलम, वैल्यूड पर मेथड अडॉप्टेड। अब आप ये जो आपका शॉर्टफॉल हो रहा है इसको आप एज इशू लिखो शॉर्टफॉल में, और जो भी मेथड आपकी लीफो या फीफो उसको आप यूज करो। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। जब आप वेंडर को देते हो तो हम ऐसे तो स्टोर्स लेजर प्राइस पे करते हैं, बट आप प्रैक्टिकली जो भी इनवॉइस प्राइस है, जो भी इनवॉइस प्राइस पे लाए थे वो प्राइस पे आप यहाँ पे दे दोगे उनको वापस। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस एंड वेरी सिंपल। सी आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले जो 3 चीज के हमारे लॉस होते हैं, एक तो वेस्ट होता है, एक स्क्रैप होता है, या डिफेक्टिव्स होता है। वेस्ट मतलब जो अभी खराब हो गया है, स्क्रैप जो आप बेच रहे हो, और डिफेक्टिव मतलब जो गलती आई है। अब नाउ अंडरस्टैंड, वेस्ट रिलेट्स टू रॉ मटेरियल इनपुट, हम जब इनपुट ले रहे थे तब कुछ वेस्ट हो गया। स्क्रैप रिलेट्स टू आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिफेक्टिव बोथ, कि भैया इनपुट में भी गलतियां होगी या आउटपुट में भी गलतियां होंगी, मटेरियल में भी गलतियां या फिनिश गुड में भी गलतियां। अब रिकवरेबल वैल्यू, वेस्ट यूजुअली हैव नो वैल्यू, वेस्ट हार्डली एनी नेग्लिजिबल वैल्यू। स्क्रैप का थोड़ा बहुत वैल्यू निकल जाता है, वेस्ट होता है ना वो एकदम भूसा हो गया। स्क्रैप मतलब क्या, कि भाई थोड़ा बहुत कुछ खराब हुआ है, कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा चिल्लर पार्टी, तो चिल्लर वैल्यू मिल जाएगा स्क्रैप का। और डिफेक्टिव का कैन बी रेक्टिफाइड, एक तो आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो या फिर आप डिफेक्टिव में भी सेल कर सकते हो। विजिबल, इट मे बी विजिबल, कभी कभी वेस्ट इनविजिबल भी होता है, जैसे पेट्रोल उड़ गया। स्क्रैप हैज फिजिकल सब्सटेंस, तभी आप उसको बेच पाओगे। डिफेक्टिव हैज बोथ फिजिकल एज वेल एज रिकवरेबल। ओके, फर्दर सी, वेस्ट जो रहेगा आपका, अगर नॉर्मल है तो एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पेंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। ओके,
स्क्रैप अगर नॉर्मल है आपका तो कॉस्ट बोर्न बाय गुड यूनिट, तो हम स्क्रैप बेच के, जो अभी स्क्रैप का कॉस्ट है 1000, बेच के हमें मिला 100, तो 900 हमारा कॉस्ट हुआ, सिर्फ हम उतना चार्ज करेंगे। सी गुड कॉस्ट बोर्न बाय गुड यूनिट्स, रियलाइजेबल वैल्यू डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट, तो जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो हटा के जो बचेगा वो हमारे गुड यूनिट्स को लगा देंगे। एबनॉर्मल के लिए स्क्रैप अकाउंट चार्ज विद फुल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन कॉस्टिंग बिल्ड है, तो एबनॉर्मल होगा तो ये भी पूरा P&L को लगाएंगे और रियलाइजेशन भी जो होगा वो भी P&L को ग्रेड करेंगे। ओके, so see abnormal is always going to go in costing P&L, देखो यहां पे भी costing P&L है। spoilage included in cost, charge to overhead, realized value created from the block, अगेन आप देखो नॉर्मल जो भी गुड्स यूनिट को जाते हैं और आपकी जो एबनॉर्मल रहेगा वो आपकी कॉस्टिंग P&L को जाएगा। डिफेक्टिव कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू चार्ज टू मटेरियल कॉस्ट, नॉर्मल है तो यहां पे जाएगा। सी एट देन यू विल सी हियर ना, नॉर्मल इज ऑलवेज गोइंग टू बी गो अंडर गुड यूनिट्स, लेकिन अगर आप उन चीजों से कुछ रियलाइज करते हो तो वो माइनस कर दो, नेट जो इफेक्ट है वो जाएगा। सिमिलरली यहां पे नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट ट्रीटेड एज लॉस कॉस्टिंग, यहां पे हमेशा कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ओके, ऑब्सोलेंस नॉर्मल ऑब्सोलेंस तो कभी नॉर्मल होता ही नहीं है, जो भी रहेगा आपका एबनॉर्मल रहेगा, ऑलवेज कॉस्टिंग P&L। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ब्यूटीफुल डिफरेंशिएशन गिवन टू यू हियर, जहां पे एकदम अच्छे से मैंने सब कुछ कंडीशन जो है वो ट्राई किया लाने की। आर गेटिंग इट एवरीवन? सी आज अ सेड यू, अगर बहुत कंफ्यूजन है ना तो सिंपल याद रखो दोस्तों, अगर नॉर्मल है तो नेट कॉस्ट है वो गुड यूनिट को जाने दो, और एबनॉर्मल है तो नेट कॉस्ट कॉस्टिंग P&L को जाने दो। दैट्स व्हाट इज सेड हियर। यूनिट्स अ रूल, नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट, they increase their cost, abnormal loss always transfer to costing P&L, they are never absorbed by the good units। remember spoilage cannot be rectified, defective can be rectified, please understand this। spoilage ठीक नहीं हो सकते हैं, defective ठीक हो सकते हैं। okay, like rework can either become good units। thereafter consumption of this materials guys, see here consumption of material, आपने कितना मटेरियल कंजम्पशन कंज्यूम किया है इज वेरी सिंपल, ओपनिंग प्लस परचेस, जो आपने लाया टोटल प्लस जो आपने परचेस किया माइनस जो आपके पास बचा हुआ है, तो जो इट मींस जितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मैचिंग योर AS2 प्रिंसिपल। ओके, material abstract statement shows material consumed per product plus overheads, that total should be tally with the total shows ownership। okay, so आपके जो भी कॉस्ट रहेंगे, जो भी ओवरहेड्स रहेंगे, वो सब आपके एड अप होंगे मटेरियल को लाने के, तो आपके स्टोर लेजर से वो टैली हो। yes, so that's it। so guys here I have tried my best कि मैं ब्यूटीफुली आपका पूरे चैप्टर कैसे कवर करूं। मैंने आपको फटाफट रिवीजन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ टॉप 5 फॉर्मूलाज दिया हुआ है और टॉप 5 मिस्टेक्स भी दिया है, जो आप एक बार गो थ्रू कर लोगे ताकि आप एग्जाम में वो कहीं पे भी वापस रिपीट ना करो। okay guys, that's it, thank you so much। We'll stop here for our lecture guys, I do not mean to waste any further time। again this lecture was done almost in 1 hour, so I hope you liked it। if you liked it, please like the video, please share with your friends, it's very important for your friends as well if you feel it's important। and yes, for such crisp fast revision, don't forget to follow CS Sumit Maru on Instagram, WhatsApp और Telegram। and आपको ये जो भी नोट्स है जो मैंने बनाई है बहुत मेहनत से बनाई है दोस्तों, अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके आपकी नोट्स को डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर लेबर कॉस्ट। बाय बाय, टेक केयर।